Yesterday we had discussed our third chapter, that is an empire across 3 continents. कल हमने जो था वो पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लिया था चैप्टर का कि वो चैप्टर किसके बारे में है, ये कौन सा एम्पायर था जो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था, इसमें कौन कौन से लोग कैसा कैसा रोल निभाते हैं, जिसमें हमने किंग के बारे में पढ़ा था जो अगस्तस के नाम से था, फिर उसका जो डिसेंडेंट था यानी वंशज था टिबेरियस, वो राजा बन गया था। वहाँ पे जो राजा बनने का तरीका था वो क्या था, राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो ये तरीका वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। और फिर हमने वहाँ पे जो सेकंड पार्टी पढ़ी थी दैट इज़ सेनेट एंड जिनको हम अरिस्टोक्रेट्स भी कहते हैं, एंड जो थर्ड वन थे दैट इज़ आर्मी ऑफ अ किंग। तो ये 3 करेक्टर्स और इनकी थोड़ी सी वर्किंग, और ये देखा था कि कौन सा कब एग्जिस्ट करने लगा था और किसके हाथ में कब कब पावर थी। ये सारी चीज़ें हमने अपने कल के वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज जो हम बात करने जाएंगे वो थोड़े से इसको एलैबोरेटिव वे में बात करेंगे। ये चैप्टर का सारा का सारा जो चैप्टर है वो कल ओवरव्यू में डिस्कस हो गया था, बस अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट द चैप्टर। देखिए क्या था, सपोज करिए उस टाइम पीरियड में 2 एम्पायर बहुत पावरफुल माने जाते थे। वन इज़ रोमन एम्पायर and other is Iranian Empire. तो ये 2 पावरफुल एम्पायर्स जो थे वो उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। तो जो ईरानियन एम्पायर थे ना, उन पे जो लोग राज करते थे यानी जिनका पहले राज हुआ करता था, फॉर्मर जो इनका रूलर था, उनको क्या कहा जाता था, पार्थियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पार्थियंस कहा जाता था। इस नेम को अपनी नोटबुक में स्टार लगा के हाईलाइट कर लें या जैसे भी बॉक्स बना के हाईलाइट कर लें। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और बहुत ध्यान से समझना है। और पार्थियन के बाद जो ईरानियन एम्पायर पे जिसने अपना रूल किया था दैट इज़ ससेनियंस। जिसको हम क्या कहेंगे, लेटर रूलर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लेटर रूलर कहेंगे। ओके, तो वहाँ पे 2 पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में। द वन इज़ रोमन एंड सेकेंड इज़ ईरानियन। ईरानियन पे जो पहले राज किया करते थे उन्हें पार्थियंस कहा जाता था और बाद में जिनका राज हुआ दैट इज़ ससेनियंस। अब हम बात करें रोमन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर पे जो रूलिंग अथॉरिटी थी ना वो क्या, किस बेसिस पे थी, रिपब्लिक। यानी जो रोमन एम्पायर का एम्पायर था दैट इज़ रिपब्लिक एम्पायर। जैसे हमारी जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री मानी जाती है, रिपब्लिक कंट्री मानी जाती है। पता ही होगा एवरी ईयर 26 ऑफ जैन हम अपना रिपब्लिक डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये रिपब्लिक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। रिपब्लिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पब्लिक क्या करती है, अपने में से यानी खुद के ग्रुप में से ही, ये सारी कंट्री होगी, सपोज़ ये इंडिया हो गया, ये इंडिया के ही सारे लोग हो गए, ये अपने लोगों में से ही 3-4 या जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को क्या करती है, चूज़ करती है और फिर उन्हें कहती है कि तुम हम पे क्या करो, रूलिंग करो। रूलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ऊपर डंडा उठा लो और हमें चलना सिखाओ। रूलिंग का मतलब हमें गाइड करो कि कैसे एक देश को चलाना चाहिए, एक देश को कैसे प्रोग्रेस वे पे लाना चाहिए, एक देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये 3-4 लोग क्या करते हैं, गाइड का काम करते हैं और वो पूरी कंट्री को क्या करते हैं, लीड करते हैं। ठीक है जी। तो हमारी जो कंट्री मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, रिपब्लिक कंट्री। तो रोमन एम्पायर भी क्या था, रिपब्लिक एम्पायर था, यानी इसी एम्पायर के लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया था और उन्हें रूलिंग अथॉरिटी बना दिया गया था। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी कि ईरानियन एम्पायर में कैसा रूल हो रहा था और रोमन एम्पायर में कैसा रूल हो रहा था। ईरानियन एम्पायर में जो रूल हो रहा था वो पार्थियंस लोगों के द्वारा हो रहा था और उसके बाद जिन्होंने रूल किया था वो ससेनियंस थे। और रोमन एम्पायर में रिपब्लिक एम्पायर हो रहा था, जिसे हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया भी था कि रोमन एम्पायर में कैसे काम कर रहे थे लोग, सेनेट्स के द्वारा काम कर रहे थे। ठीक, तो सेनेट्स के बाद कौन आ गया था, वहाँ पर एक किंग आ गया था और वो किंग कौन था, अगस्तस। और अगस्तस के बाद जो राजा बना था यानी उसका खुद का बेटा जो अडॉप्टेड बेटा था टिबेरियस। वहाँ पे जो प्रोसेस चल रही थी वो क्या थी
कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये चीज़ आपने ये डायलॉग याद रखना है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो उस चीज़ पे क्या चल रहे थे, किंग एम्पायर चल रहे थे। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी रोमन एम्पायर की, जो रोमन एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था, लार्जेस्ट एम्पायर माना गया था। और इस एम्पायर में डिफरेंट काइंड के पीपल्स रहते थे और वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते थे। क्या करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज वर स्पोकन ड्यूरिंग रोमन एम्पायर। तो काफ़ी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज भी कुछ होती है जिसमें सिर्फ ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जब आप अपने +2 क्लास में अपनी हिस्ट्री के 3rd पार्ट का लास्ट चैप्टर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आपको पता लगेगा, जिसे हम आज तक अपनी जैसे हम छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है यानी नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। लेकिन जब आप ये +2 का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाला, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको पता चलेगा जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है ना दैट इज़ नॉट नेशनल लैंग्वेज, दैट इज़ राजभाषा। वो एक क्या है, स्टेट लैंग्वेज है, यानी कुछ राज्यों की भाषा जो मानी जाती थी वो हिंदी मानी जाती थी। दिस इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम अपनी +2 क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें ऑफिस के वर्क किए जाते हैं, ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है ना दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे जो आपका पेपर वर्क होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में। आपने अपने CBSE का एग्ज़ाम भी देखा होगा तो वो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश में। दैट इज़ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन कहीं पर क्या है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानी गई। जैसे पंजाब है, पंजाब में जो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेगी ना दैट इज़ पंजाबी मिलेगी। उसमें वहाँ पे जितना भी वर्क किया जाता है ना वो पंजाबी में किया जाता है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब आपको समझ आ गया। अब हम बात कर रहे थे रोमन एम्पायर के ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो वहाँ पर 2 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसपे ऑफिस के वर्क यानी ऑफिशियल वर्क किए जाते थे। वन इज़ लैटिन एंड अदर इज़ ग्रीक। तो ये जो 2 लैंग्वेज थी ना ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती। तो जो लैटिन लैंग्वेज थी ना वो वेस्टर्न एरिया यानी रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न एरिया था ना वहाँ पर काफ़ी यूज़ होती थी, और जो ग्रीक लैंग्वेज थी वो ईस्टर्न एरिया में मानी जाती थी। ठीक, तो जो ग्रीक लैंग्वेज थी ना वो काफ़ी हाई फाई लैंग्वेज मानी जाती थी। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, मैं कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ ताकि याद करना और समझना काफ़ी इजी हो जाए आपके लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। सभी के सभी लोग इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश को यहाँ पे क्या कहा जाता है, या जो इंग्लिश बोलता है तो हम ऐसे कहते हैं ना कि ये तो बंदा बहुत हाई फाई है, इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, दैट इज़। तो यहाँ पे इंग्लिश को क्या माना जाता है, हाई फाई माना जाता है। इसी तरह जो रोमन एम्पायर था ना उसमें जो ग्रीक लैंग्वेज थी ना वो ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा बोली जाती थी और उसे थोड़ी हाई फाई लैंग्वेज मानी जाती थी। ठीक, तो आपको ये ऑफिशियल लैंग्वेज वाला किस्सा भी समझ आ गया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने जैसे कल बताया ही था कि रोमन एम्पायर में फिर कौन आ गया था, किंग आ गया था। और वो किंग कौन था, अगस्टस था, जिसने वॉर करके क्या गया था, रोमन एम्पायर के ऊपर अपनी रूलिंग अथॉरिटी ले ली थी। फिर किंग, सेनेट और ये आर्मी, हम इन तीनों के बारे में पढ़ा था कि जो सेनेट्स थे वो किंग और आर्मी से चिढ़ते थे, उनकी खास बढ़ती नहीं थी। तो किंग जो था ना, किंग को भी क्या हो जाती थी, खुंदस आ जाती थी, या वो भी क्या करता था, जो सेनेट्स उसके खिलाफ खड़े होते थे ना उसको मरवा देता था, किल करवा देता था, किल देम। ठीक है, तो जो जहाँ अब सपोज़ करो कि ये 1 2 3 4 5 ये सेनेट्स हैं, किंग ने कोई रूल पास किया और इन सेनेट्स में से 3 जो सेनेट्स थे ना वो तो किंग की फेवर में आ गए, यानी जी हाँ जी वाले हो गए। वो उन्होंने कहा जो आपने डिसीज़न लिया वो हम फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो 2 थे ना, ये 2 क्या हो गए, इसके अगेंस्ट हो गए। तो किंग को अच्छा नहीं लगता था तो किंग अपनी आर्मी के थ्रू इनको क्या करवाता था, किल करवा देता था। क्या करवा देता था, आई होप ये आई थिंक ये जो टॉपिक है ये थोड़ा स्किप हो गया होगा कैमरे की वजह से, तो ये हम थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बात की कि रोमन एम्पायर जो था ना उसमें उस पर वार हो गया था, और वो वॉर जो था ना अगस्टस नाम के किंग ने किया था, और उसमें उसकी जीत हो गई थी। और फिर जो रूलिंग अथॉरिटी थी ना वो अगस्टस के हाथ में आ गई थी, जो हमने कल सारा बहुत डिटेल में
स्टडी भी किया था, तो मैंने आपको उसमें किंग और सेनेट्स और ये आर्मी के बारे में बताया था। तो मैंने ये भी बताया था कि जो सेनेट्स थे ना, वो किंग और आर्मी को क्या करते थे, डिसलाइक करते थे। क्या करते थे, डिसलाइक करते थे। तो सपोज़ करो हम एक एग्जांपल लेके रखते हैं कि ये 5 सेनेट्स हैं। इन 5 सेनेट्स, किंग ने क्या किया, एक रूल पास किया, और ये जो 3 सेनेट्स थे ना, ये तो इसकी फेवर में आ गए, जी जी हाँ जी, हम तो आपकी सारी बात मानेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जो 2 सेनेट है ना, ये इनके अगेंस्ट हो गए। तो ये जो 2 सेनेट्स थे ना, इनको किंग ने क्या करवा दिया, मरवा दिया। तो इनकी जो जगह हो गई, यानी इनका जो एरिया हो गया, उस पर अब कोई रूल करने वाला नहीं था। वो जो राजा था, वो थोड़ा राजा किस्म का ही था। वो चाहता था कि काम वो भी ना करे, लेकिन उसके पास अथॉरिटी रह जाए। तो उसने क्या किया, इन सेनेट्स की जगह पे अपने ही क्या कर दिए, लाए हुए बंदे रख दिए। और जो वो बंदे लेकर आता था ना, उनको कहते थे इटालियन लैंडलॉर्ड्स। वो इटली के लैंडलॉर्ड्स यानी वेल्दी लैंडलॉर्ड्स को लेकर आता था और उनको रिप्लेस कर देता था सेनेट्स से, जो सेनेट्स उसके फेवर में नहीं हुआ करते थे। अब ये जो इटालियन थे ना लैंडलॉर्ड्स, ये भी बहुत मज़ेदार लोग थे। ये लोग क्या करते थे, इन तीनों पार्टीज़ का क्या किया करते थे, मज़ा लिया करते थे। और वो मज़ा कैसे लिया करते थे, इन्होंने देखो, इनको रूलिंग प्रोसेस तो नहीं आती थी वहाँ की, नहीं इतना नहीं पता था कि ऑफिशियल वर्क कैसे करना है या कैसे कलेक्शन करनी है। तो ये क्या करते थे, ये हिस्ट्री की बुक्स लिखा करते थे। जो हमें सोर्सेज मिल रही हैं, मेनली ये जो चैप्टर मिला है, ये हमें इटालियन बुक से ही मिला है। तो वो हिस्ट्री की बुक लिखा करते थे। और ये हिस्ट्री की बुक्स में पता है क्या लिखा करते थे, उस टाइम पे जो राजा हुआ करता था ना, उसका दो, यानी एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसके 2 तरह के नेचर होते हैं, या तो वो अच्छा नेचर का होगा या बुरा नेचर का होगा। तो राजा भी क्या था, अच्छा नेचर का माना जाता था या बुरा नेचर का माना जाता था। जब वो सेनेट्स के खिलाफ हो जाता था तो वो बुरा नेचर का माना जाता था, जब वो अपनी आर्मी के साथ था तो वो अच्छा माना जाता था। तो ये जो लोग थे ना इटालियन लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने ना राजा के या इन सेनेट्स के या आर्मी के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को ही क्या किया, हाईलाइट किया। और इन्होंने हिस्ट्री की बुक्स में सिर्फ क्या दिखाए, इनके नेगेटिव एटीट्यूड ही दिखाए, यानी नेगेटिव स्टोरी ही दिखाई। तो इटालियन लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था, हिस्ट्री की बुक्स लिखी थी जो उन्होंने रोमन एम्पायर के टाइम लिखी थी, और उसमें उसने राजा को कैसे प्रेजेंट किया, नेगेटिव एटीट्यूड से। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर है, जिसके बाद जो आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। तो हम जो ये कल बात करेंगे, वो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो आगे टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो डिटेल में है, चैप्टर सारा यही है, बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड बेटा, जैसे कल हमारी बात हुई थी कि अगर आपको चैप्टर समझ आएगा तो आपने प्रॉमिस पता नहीं किया है या नहीं, लेकिन मैंने ये अज्यूम किया है कि आपने प्रॉमिस किया होगा। आप एक प्रेयर करेंगे, वो प्रेयर सबके लिए होगी। आई थिंक अब आपको वो प्रेयर करनी चाहिए। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चे।